Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start a new topic of metal and non-metal of chemistry, class 10 CBSE board. So let's start, and today we read about occurrence of metals. Occurrence of metals क्या होते हैं? Occurrence of metal का मतलब ये हो गया कि जो metals हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं हमको। तो जो मेटल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही, जो गैसेस हैं, गैसेस तो खैर मेटल्स हैं नहीं, जो भी मेटल्स हैं वो सारे इसी नेचर में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में वही मेटल पाए जाते हैं जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लिस्ट रिएक्टिव मतलब का मतलब ये है कि जो ऐसे भी मेटल्स हैं जो जल्दी किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ऐसे मेटल्स को हम लोग लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक गोल्ड का टुकड़ा है और एक आयरन का टुकड़ा है, ठीक है। आप इन दोनों टुकड़ों को कहीं ले जा करके ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पे वाटर भी आता हो, एयर भी आता हो, धूप भी रेगुलरली आता हो, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली उसको प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं। आप उसको ऐसी जगह पे ले जाकर के रख दीजिए और कुछ दिनों के बाद नियर अबाउट 10 डेज, आफ्टर 10 डेज आप जाकर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये मिलेगा देखने को कि जो आयरन का छोटा सा पीस है, आयरन का जो छोटा सा टुकड़ा है, उसपे जंग येलो येलो टाइप का जंग लग गया है। लेकिन जो गोल्ड का टुकड़ा है वो जैसा आपने पहले रखा था वैसा अब भी है, ठीक है। इसका मतलब ये है गोल्ड इज लिस्ट रिएक्टिव। गोल्ड जो होता है सबसे कम रिएक्टिव होता है एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव। आयरन मोर रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि जब आपने उसको खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया था तो वो एयर के साथ, वाटर के साथ जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसलिए यह जो है मोर रिएक्टिव हो गया, जो जल्दी ही किसी के साथ, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। वैसे सब्सटेंस को हम लोग या वैसे मेटल्स को हम लोग मोर रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको अच्छे से कि मोर रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव मेटल्स आर दैट मेटल्स which combine with other metals very fast, मतलब जो दूसरे मेटल्स, दूसरे सब्सटेंस के साथ काफी जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं, वैसे मेटल्स को हम लोग मोर रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। क्लियर है? एंड ऐसे भी कुछ मेटल्स होते हैं जो जल्दी किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ऐसे मेटल को हम लोग बोलेंगे लिस्ट रिएक्टिव मेटल। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम जो होते हैं ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जल्दी किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये दोनों जो है लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अगर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की बात करी जाए, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हमने यहाँ पे बना करके रखा हुआ है। इसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो सारे मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं ये सारे लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। आप जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है इसमें देख रहे हैं कि सबसे नीचे गोल्ड है, इट मीन्स गोल्ड इज लिस्ट रिएक्टिव मेटल। गोल्ड जो है सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है या सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स है, और इस सीरीज में सबसे टॉप में कौन है? पोटेशियम। यानी आपका जो पोटेशियम है दैट इज मोर रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज की जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको, तो उसमें हमने बताया था
कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में सबसे टॉप में जो मेटल रखा गया है दैट इज मोर रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल वही होगा। इट मींस पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल। और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में सबसे बॉटम में जो एलिमेंट है, सबसे बॉटम यानी नीचे जो एलिमेंट है, जो मेटल है, वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है या लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो उस हिसाब से गोल्ड जो है दिस इज लिस्ट रिएक्टिव मेटल। ये बात समझ आ गई? तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, और जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे वही बातें लिखी गई हैं, वही बातें समझाई गई हैं। लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर एंड कॉपर। देखिए यहाँ पे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड, ये सारे लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये सारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर है इतनी सी बातें आपको अच्छे तरीके से? उसके बाद अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करी जाए तो जो बॉटम में है, हाइड्रोजन से नीचे है, वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और ये सारे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर है? कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर देख लीजिए यहाँ पे, कॉपर एंड सिल्वर जस्ट बिलो द हाइड्रोजन। कॉपर एंड सिल्वर दो ऐसे मेटल हैं जो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। ठीक है? यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें जितने भी मेटल्स हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट में ये 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज मेटल है। ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, कभी भी ये जो मेटल्स हैं फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है? हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते। जिंक, फेरस, निकल, स्कैंडियम और लेड, ये जो है स्कैंडियम नहीं, Sn3 होता है, टी। ये जो है मिडिल ऑफ द एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हैं, ये भी कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन के नीचे जितने हैं ये सारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी मेटल्स जो हैं लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। उनमें 2 मेटल कॉपर एंड सिल्वर, ये दोनों ये दोनों मेटल्स जो हैं फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी, दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। इतनी बातें समझ आ गई आपको? अब देखिए, जो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारे जितने भी मेटल्स हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, खासकर सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। देख लीजिए यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद आप कैल्शियम, एल्यूमिनियम को भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं और जनरली ये साल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं और वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है? तो ये सारे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? साल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं और जनरली कहाँ पाए जाते हैं? सी वाटर में। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे साल्ट हैं और ये साल्ट जो है जनरली सी वाटर में पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बातें? इतनी बातें आपको समझ आई है? आइए बेटा, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, सोर्स ऑफ मेटल। जो मेटल्स हैं वो हमको कहां से मिलते हैं? जैसे हमने कहा सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी में अगर आप कहें तो सबसे पहला नाम सन का आता है। सन इज नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। बाकी एनर्जी तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से पा रहे हैं, कोयले को जलाकर पा रहे हैं, पेट्रोल को जला के पा जा रहे हैं,
तो ये सारे नेचुरल नहीं है, इनका कंबसन करने पर हमको एनर्जी मिलती है, बट सन इज नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जो मेटल्स हैं उनके सोर्स क्या होते हैं, तो अभी हमने बताया सी वाटर में हाईली रिएक्टिव मेटल के साल्ट पाए जाते हैं, यानी जो सी वाटर होता है उसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं साल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स आर अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो होता है, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होते हैं उसमें मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं पाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 7%, फेरस 4%, कैल्शियम 3.13%, सोडियम 2.7%, पोटेशियम 2.5%, मैग्नीशियम 2.1%। तो ये सारे मेटल्स जो हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में, मिट्टी में, जमीन के कुछ ज्यादा गहराई पे, कुछ कम गहराई पे, कुछ अर्थ के ऊपर वाली जो लेयर है उसी पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये उनका परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है कि जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें कौन सा मेटल कितने अमाउंट में पाया जाता है। क्लियर है? तो इस अमाउंट के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, एल्युमिनियम। देख लीजिए, इन सारे का अमाउंट दिया गया है। इस अमाउंट के हिसाब से हम लोग यही कर सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है, दैट इज एल्युमिनियम। एंड कितने अमाउंट में पाया जाता है, दैट इज 7%। एल्युमिनियम जो है अर्थ क्रस्ट में तो पाया जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अर्थ पर मेटल है। मतलब अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट में मेटल कौन सा हो गया, एल्युमिनियम। और अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट में नॉन मेटल होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। अब आगे आपने तो ये पढ़ लिया कि जो मेटल्स हैं उनका मेन सोर्स जो है अर्थ क्रस्ट है। तो अर्थ पर से आप जो भी चीज उठाएंगे, मान लीजिए कोई चीज ही है, आप ही की कोई चीज है, अर्थ पे गिर गई, तो खाने वाली चीज अगर कोई गिर जाती है तो हम लोग बच्चों से कहते हैं बेटा इसको खाना मत, इसमें गंदगी है, इसमें कीटाणु है। क्यों? क्योंकि वो जमीन पे गिर गई है। जमीन पे धूल, डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ये सारी चीजें होती हैं, वो उसमें ऐड हो जाती हैं और इसलिए वो इम्प्योर हो जाता है। आप हम लोग जो खेती करते हैं, जो भी फसल हम लोग जमीन पे उगाते हैं, उन सारे को भी जब हम लोग कटाई करके सारे अनाज को घर पे लाते हैं तो देखिए उसमें भी मिट्टी के छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े और भी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं हमारे अनाज के साथ साथ। क्रॉप्स जो है, हमारे जो मेन क्रॉप्स हैं उनके साथ साथ कुछ और इम्प्यूरिटीज भी आ जाती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अर्थ के क्रस्ट से, या कहा जाए कि अर्थ में से जो भी चीज हम निकालेंगे उसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज तो रहेगी। ठीक है, तो हमने आपको ये कहा कि मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स आर अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट है वही मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स है। तो जाहिर सी बात है जो मेटल्स हम लोग अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज होंगे, कुछ गंदगियां होंगी, कुछ नहीं तो सैंड होंगे, बालू, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े होंगे। ये सारी चीजें तो उसमें रहेंगी ही, क्योंकि वो अर्थ के पार्टिकल जितने भी होंगे उसमें ये सारी इम्प्यूरिटीज रहेंगी। तो इन सारी चीजों को, इसमें जो भी इम्प्यूरिटीज होती हैं उन सारी चीजों को हम लोग कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग, और ये तो थोड़ा पीछे वाला टॉपिक हो गया, अभी हम लोग पढ़ते हैं मिनरल्स क्या है। तो अर्थ से जो भी मेटल आप निकालते हैं, अर्थ से जो भी मेटल्स निकालेंगे वो प्योर फॉर्म में तो होगा नहीं, तो जो भी इम्प्योर फॉर्म में मेटल आपका निकला है अर्थ से, अर्थ क्रस्ट से, उसी को हम लोग मिनरल कहते हैं। जो मेटल्स हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जब अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज तो रहेंगी ही। तो उन इम्प्यूरिटीज के साथ जो हमारा मेटल है उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। मतलब हमारा मेटल भी है और उसके साथ साथ कुछ उसमें इम्प्यूरिटीज भी है। तो मेटल तो हमारा मेन सब्सटेंस है,
और उसमें इम्प्यूरिटीज भी है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होगा उसी को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो उसमें इम्प्यूरिटीज होंगी, मेटल के साथ जो इम्प्यूरिटीज भी उसमें ऐड हुई हैं, इम्प्यूरिटीज को ही हम लोग गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे बात समझ में। देखिए अब यहाँ पे मिनरल्स क्या है? द कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल्स अकर इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल। कोई भी मेटल एक तो वो फ्री स्टेट में मिलता है या फिर वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो जो फ्री स्टेट में होता है वो तो फ्री रहता है, लेकिन जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं या जो अर्थ से पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट से पाए जाते हैं मेटल्स, उनमें मेटल के साथ साथ कुछ इम्प्यूरिटीज भी आ जाती हैं। तो जिस फॉर्म में मेटल हमारा अर्थ से निकलता है, अर्थ क्रस्ट से पाया जाता है, उस फॉर्म को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। और उसके साथ जो इम्प्यूरिटीज होगी उसको हम लोग मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। वही इम्प्यूरिटीज अगर लिक्विड के फॉर्म में है, मतलब जो भी इम्प्यूरिटीज है उसमें अगर वो लिक्विड के फॉर्म में है तो फिर उसको हम लोग स्लैग बोलते हैं। जो भी इम्प्यूरिटीज गैंग मतलब जो भी इम्प्यूरिटीज सॉलिड के फॉर्म में है उनको हम लोग गैंग कहेंगे या मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लिक्विड्स के फॉर्म में भी उसमें इम्प्यूरिटीज होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लैग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गैंग या मैट्रिक्स, वही इम्प्यूरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स, जो इम्प्यूरिटीज होती हैं उसी को। नेक्स्ट है ओर, द मिनरल फ्रॉम विच the metal can be extracted conventionally and economically is called an ore. So all the ores are minerals, but all the minerals are not ore. देखिए बड़ी अच्छी बात बताई गई इसमें। और क्या है? मिनरल को हम लोग हिंदी में खनिज बोलते हैं और ओर्स को हम लोग हिंदी में अयस्क बोलते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि आपके पास ये सारे जितने भी मेटल्स हैं सभी अर्थ क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अब देखिए, मान लीजिए हमारा फेरस है, तो अर्थ क्रस्ट जो है, मिट्टी जो है, मिट्टी भी आपको पता है कई तरह की होती है। एक रेड कलर की मिट्टी है और एक येलो कलर की मिट्टी है। ठीक है, और उसी मिट्टी में जो फेरस है वो पाया जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे येलो कलर की मिट्टी है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ब्लैक या रेड जो भी कहिए, ये जरूरी नहीं है। ये मतलब हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, हमने बस ये बताया है कि किसको आप अयस्क कहेंगे। तो येलो में भी फेरस पाया जा रहा है, ब्लैक वाले में भी फेरस पाया जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये पहले दोनों मिनरल्स होंगे। जिस अर्थ क्रस्ट से हमने फेरस को निकालना है वो मिनरल होंगे पहले। अब मिनरल ही ओर बन जाता है। मिनरल्स जी जो होते हैं उसी को हम लोग कब ओर्स कहते हैं। और कहीं नया से नहीं आता है, कोई नया चीज नहीं है। जो मिनरल्स है उसी को हम लोग ओर्स बोलते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स को हम लोग ओर्स नहीं कह सकते हैं। ओर्स हम लोग किसको कहते हैं? ओर्स एक ऐसा मिनरल होता है, ओर्स भी मिनरल्स होते हैं। ओर्स एक ऐसा मिनरल्स होता है जिससे कम खर्च पर आसानी से हम लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। आ गई बात समझ में? नहीं आई समझ में? तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल छोटा सा बता रहे हैं, वो समझ लीजिए, बेटर होगा आपके लिए। देखिए हमने कहा कि हमारे पास दो टाइप की मिट्टियां हैं, एक है येलो और एक है ब्लैक। येलो वाली जो मिट्टी है इसमें हमको ये पहले तो येलो और ब्लैक दोनों जो होंगे पहले मिनरल्स हैं, दोनों के दोनों पहले क्या है? मिनरल्स हैं दोनों, ब्लैक वाली मिट्टी भी और येलो वाली मिट्टी भी। ठीक है, जिस फॉर्म में हमको मेटल मिलता है अर्थ से उसी को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। तो पहले ये दोनों मिट्टियां जो हैं
मिनरल्स हुई। अब हमको किसी ने कहा कि येलो वाली जो मिट्टी है उसमें से किसी भी तरीके से अगर आप फेरस निकालते हैं, चाहे आप तरीका जो भी यूज करिए, चाहे जो भी प्रोसेस अप्लाई करिए, उसमें से जो आपको फेरस मिलेगा वो 5% होगा, या मान लीजिए 5 केजी, मान लीजिए सपोज करिए 5 केजी मिलेगा। और जो ब्लैक वाली मिट्टी है उसमें से आप चाहे जिस तरीके से फेरस को निकालिए, जिस तरीके से फेरस को एक्सट्रैक्ट करिए, उसमें से जो फेरस की अमाउंट होगी, फेरस की मात्रा होगी, वो मान लीजिए 8 केजी होगी। ठीक है, ये सच नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है मैं ये भी नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि और कब मिनरल्स ओर्स बन जाते हैं। तो पहले तो ये दोनों मिनरल्स थे, लेकिन अब हमको ये पता चल गया कि येलो वाली जो मिट्टी है उसमें 5 केजी हमको और मिलेगा, ब्लैक वाली जो मिट्टी है उसमें हमको 8 केजी सॉरी, येलो वाली मिट्टी में हमको 5 केजी आयरन मिलेगा और ब्लैक वाली मिट्टी में हमको 8 केजी आयरन मिलेगा। तो हम लोग किसको ओर्स कहेंगे, या अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आप किसको लेंगे आयरन को निकालने के लिए, ब्लैक वाली मिट्टी को लेंगे या फिर येलो वाली मिट्टी को लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब तो होगा, जो होगा वो होगा ब्लैक वाली मिट्टी। इसलिए कि मेहनत तो आपको दोनों में सेम ही करना पड़ेगा, जो प्रोसेस होगा आयरन को उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो तो दोनों के लिए सेम होगा, मेहनत दोनों पे बराबर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको एक में कम अमाउंट में फेरस मिलेगा, एक में ज्यादा अमाउंट में फेरस मिलेगा। तो जाहिर सी बात है हर कोई यही कहेगा कि भाई हम ब्लैक कलर की मिट्टी लेंगे और आयरन को उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक वाली जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, ओर हो जाएगी। पहले दोनों मिनरल थे, लेकिन ब्लैक वाली मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, ओर्स कहेंगे। तो जो ओर्स होते हैं ऐसे मिनरल्स होते हैं जिससे कम खर्च पर आसानी से ज्यादा अमाउंट में हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इस लाइन में वही बात लिखी गई, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशियली एंड इकोनॉमिकली इज कॉल्ड एन ओर। और भी मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हम लोग किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसमें से ज्यादा अमाउंट में हमको मेटल मिलेगा, और वो भी आसानी से मेटल मिल जाएगा, सुविधा से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सो ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सारे ओर मिनरल हो सकते हैं, सारे ओर मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए पहले ये दोनों मिनरल्स थे, ऑल मिनरल्स, देखिए पहले क्या था, ये दोनों मिनरल्स थे, लेकिन ओर्स ये बना, ये ओर्स नहीं बना। तो वही बात यहाँ पे समझाई गई है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। इतनी बातें समझ आ गई, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो ये सारा था आपका कि जो मेटल्स है क्या है, मिनरल्स क्या है, उनके अकरेंस क्या है, और मुझे लगता है जितना आपको समझ आना चाहिए लगभग सारी बातें इसमें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ओर्स ऑफ सम कॉमन मेटल्स। अभी हमने बताया कि मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है। तो ओर्स वो मिनरल्स है जिससे हम लोग आसानी से किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो किस मेटल के लिए कौन सा ओर होता है, किस ओर से हम लोग उस मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, उस मेटल को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने उन्हें मेटल का नाम लिखा हुआ है, नेम ऑफ ओर, वो किस ओर से उस मेटल का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। नेम ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन द ओर, जो कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होता है ओर में, ये यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है। फॉर्मूला ऑफ ओर, ठीक है, तो देखिए सोडियम मेटल का अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना है, जैसे हमने तभी बताया ना कि ओर्स क्या होते हैं, जमीन पे ही अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो मान लीजिए आपको सोडियम मेटल प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो नेम ओर्स है वो क्या होगा, रॉक साल्ट। और रॉक साल्ट के लिए नेम ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन ओर, ये जो रॉक साल्ट है उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो वहां पे है सोडियम क्लोराइड, नेम ऑफ फॉर्मूला NaCl। ठीक है, उसके बाद है कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो ओर होता है उसका नाम है डोलोमाइट, और इसका जो कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट।
इसका फॉर्मूला है CaCO3 MgCO3। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण ओर होता है उसका नाम है बॉक्साइड। और बॉक्साइड में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है बॉक्साइड का Al2O3.2H2O। इस बॉक्साइड का फॉर्मूला ये है, डोलोमाइट का फॉर्मूला ये है, रॉक साल्ट का फॉर्मूला आप कह सकते हैं ये है। कॉपर, कॉपर के 3 ओर्स होते हैं, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास एंड कॉपर पाइराइट। इन तीनों में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? क्यूप्राइट में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ग्लास में कॉपर सल्फाइड, कॉपर पाइराइट में कॉपर आयरन सल्फेट। और इनका फॉर्मूला Cu2O, यानी क्यूप्राइट या कॉपर ऑक्साइड का Cu2O, कॉपर सल्फाइड Cu2S, कॉपर आयरन सल्फेट CuFeH2। मरकरी, इसका जो ओर है उसका नाम है सीनेबार, उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, और इसका जो फॉर्मूला है HgS। सिल्वर, अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लास, सिल्वर सल्फाइड इसमें प्रेजेंट होता है Ab2S। आयरन, इसका जो ओर है आयरन पाइराइट या हिमेटाइट। हिमेटाइट जो होता है सबसे मेन उसका ओर होता है आयरन सल्फाइड या आयरन ऑक्साइड। देखिए कहने का मतलब ये है ना कि जो आयरन है उसके 2 तरह के ओर्स होते हैं, एक होता है सल्फाइड ओर और एक होता है ऑक्साइड ओर। जो सिल्वर होता है उसका केवल एक ही सल्फाइड ओर होता है, दैट इज Ag2S। मरकरी जो होता है उसका एक ही सल्फाइड ओर होता है HgS। कॉपर जो है उसके 3 ओर होते हैं, एक होता है ऑक्साइड ओर जिसका नाम है Cu2O, सल्फाइड ओर जिसका नाम है Cu2S, और यह भी सल्फाइड ओर ही है जिसका नाम है कॉपर आयरन सल्फेट। कॉपर आयरन सल्फेट, ठीक है। उसके बाद है कहा गया कॉपर, कॉपर आयरन सल्फेट नहीं होगा, कॉपर आयरन सल्फाइड होगा, क्योंकि सल्फेट के लिए तो SO4 होता है, सल्फाइड है ये, तो यहाँ पे सल्फाइड आपको लिखना पड़ेगा SULPHID, सल्फाइड, ठीक है। तो इस तरीके से जिंक, तो जिंक के 2 ओर्स होते हैं, एक होता है सल्फाइड ओर और एक होता है कार्बोनेट ओर। सल्फाइड ओर का फॉर्मूला है ZnS, कार्बोनेट ओर का फॉर्मूला है ZnCO3, और लेड का जो है इसका जो ओर का नाम है गैलेना लेड सल्फाइड, और इसका फॉर्मूला होता है PbS। तो इस तरीके से जितने भी कॉमन मेटल्स हैं उनके ओर के नाम दिए गए हैं, उनके ओर का जो फॉर्मूला है वो दिया गया है, ओर्स में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है ये दिया गया होता है। और ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अक्सर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सवाल इसमें से आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी पूछ देता है कि जो कॉपर है उसके सल्फाइड ओर का नाम बताइए। कॉपर का सल्फाइड ओर क्या है? तो Cu2S, जिसका नाम है कॉपर सल्फाइड। मान लीजिए अब यहाँ पे जिंक है, तो जिंक का पूछ देगा कि उसके सल्फाइड ओर का नाम बताइए या फॉर्मूला बताइए, तो ZnS। जिंक जो उसका कार्बोनेट ओर है जिसका नाम है कैलामाइन, तो कैलामाइन का फॉर्मूला बताइए ZnCO3। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला बताइए ZnS। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो न्यू पैटर्न आया है सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल के लिए, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो आपके 70% जो एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और बाकी के जो 30% है वो सब्जेक्टिव होंगे। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं काफी पूछे जा सकते हैं। हमने अभी बताया ना, गैलेना का सूत्र बताइए, कैलामाइन का सूत्र बताइए, जिंक ब्लेड का सूत्र बताइए, हीमेटाइट का, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और ये एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो तो मतलब एक ना एक तो इससे पूछे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, इसलिए कम से कम 1 नंबर भी पाने के लिए तो इसको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पेपर जब देते हैं तो आपको पता होता है कि 1 नंबर का कितना आपके जीवन में इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो ये सोच के ना चलिएगा कि 1 नंबर से ही तो पूछा जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इसलिए इसको आराम से इत्मीनान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। द टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये क्या होता है? किसी भी ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना या निकालना जो होता है उसी को हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोलते हैं, और इसी को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को ही मेटलर्जी भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए मेटलर्जी क्या है अब वो देख लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है? गेटिंग मेटल आउट फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओर में से मेटल को निकालना, प्राप्त करना ही जो होता है क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है, और इसी को हम लोग मेटलर्जी भी कह सकते हैं। तो मेटलर्जी क्या है? द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर फॉलोड बाय द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। The process implies extraction of metal
डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ओर, नेचर ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट एंड नेचर ऑफ मेटल। कहने का मतलब ये है कि जो मेटलर्जी है, अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो आपको समझ आ गया है कि किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल केवल एक स्टेप में नहीं हो जाता है, उसके लिए कई सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल दोनों सेम है। तो मेटलर्जी क्या हो गई कि इट इज द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जितने भी स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और से, उन सारे स्टेप्स का कलेक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, बड़ी सरल भाषा में देखिए, समझने की कोशिश करिए इस बात को कि मान लीजिए अगर आप खेत से गेहूं काट कर लाते हैं, तो खेत से जब गेहूं काट कर लाते हैं तो ये नहीं कि आपने खेत से गेहूं काट कर लाया और तुरंत उसे मतलब गेहूं से आटा पीस करके तुरंत हम लोग खाना स्टार्ट कर देते, ऐसा नहीं। पहले गेहूं को जब हम लोग खेत से काट के लाते हैं तो उसको आटा बनाने के पहले कई सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप गांव के बच्चे हैं, किसी विलेज से रिलेटेड है, और शहर के बच्चे तो खैर नहीं जानते होंगे, बट अगर आप किसी विलेज से रिलेटेड हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि गेहूं जब कटता है तो उसको हम लोग तुरंत आटा बना के खाने लेते हैं। उसके लिए उसको प्योर करने के लिए कई सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे पहले गेहूं हम लोग काट कर लाते हैं तो उसको सुखाते हैं, यह भी एक स्टेप्स हो गया। ठीक है, मान लीजिए गेहूं हमारा मेटल है, गेहूं जो है वो हमारा प्योर मेटल है, तो पहले हम लोग जब गेहूं खेत से काट के लाते हैं तो पहले उसको हम लोग ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। उसके बाद ओसावन जिसको हम लोग फैन के आगे रख के हिलाते हैं तो उसमें जो हल्की हल्की भूसा वगैरह, भूसा जो होते हैं, हल्के हल्के पार्टिकल्स जो होते हैं वो उड़ करके बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, धोते हैं। धोने से क्या होता है, धोने से उसके जो मिट्टी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और हमारा गेहूं जो होता है थोड़ा सा प्योर हो जाता है। उसके बाद धोने के बाद उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको हम लोग हाथ से चुन करके फेंकते हैं। तो कई सारे स्टेप्स हो रहे हैं, गेहूं को आटा बनाने के पहले कई सारे स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है। तो ये सारे स्टेप्स जो हो गए इसको हम लोग मेटलर्जी कहेंगे। ठीक है, तो मेटलर्जी क्या है, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर फॉलोड बाय रिफाइनिंग ऑफ द मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब ये जो मेटलर्जी होती है, ये The process employed for extraction of metal depends on the। अब ये नहीं कि कोई भी मेटल हो, कोई भी इम्प्योरिटी जो, उन सारे को हम लोग एक ही प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन कर दे, ये जरूरी नहीं है। हर मेटल को इसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं और ये किस पर डिपेंड करते हैं, तो नेचर ऑफ दी ओर, उस ओर में किस तरह मतलब वो जो ओर है वो किस टाइप का है, लाइट ओर है कि हैवी ओर है, मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है, ये सारी बातों को ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जो आपका ओर है उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो किस टाइप का है, पानी में डिजोल्व हो पाता है कि नहीं, ऑयल में डिजोल्व हो पाता है कि नहीं, चुंबक से अट्रैक्ट हो पाता है कि नहीं, तो उसकी इम्प्योरिटीज पे आपको ध्यान देना पड़ता है कि किस टाइप के इस ओर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं। उसके बाद नेचर ऑफ द मेटल, आपका मेटल कैसा है उसके नेचर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस है, मतलब जिससे हम लोग मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इन सारे मेथड पे हमको ध्यान देना पड़ता है कि नेचर कैसा है मेटल का, इम्प्योरिटी का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द ओर का नेचर कैसा है। ठीक है, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मेटल आर फॉलोइंग। किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में जो जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो जर्नली यही तीन होते हैं। पहला, इनरिचमेंट ऑफ द ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जैसे जिस ओर से आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, जिस ओर से आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, पहले उस ओर को ही प्योर कर लीजिए, कंसंट्रेट कर लीजिए, तभी तो उसमें से जो मेटल निकलेगा वो भी प्योर होगा। तो पहला काम हम लोग यही करेंगे कि जो हमारा ओर है उसको हम लोग कंसंट्रेट कर ले, उसको हम लोग शुद्ध कर ले, प्योर कर ले। पहला स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहले हमने क्या किया, ओर को प्यूरिफाई कर लिया, शुद्ध कर लिया, उसके बाद उसमें से मेटल को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब उसको खींच कर नहीं निकालना है, उसके लिए कई सारे प्रोसेस यूज किए जाते हैं, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, तब जाके मेटल उसमें से बाहर निकलता है, एक्सट्रैक्ट होके बाहर आता है। रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, जब आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं
तो उसमें भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती हैं जिसको हमको हटाना पड़ता है। तो इसके लिए उस मेटल का हम लोग को क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो किसी मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, बाकी जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट तो बिल्कुल ही करें।